जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जाने पॉलिटिकल साइंस जो सेकंड बुक है 12th क्लास की, उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर के कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर को कवर करा था हमने। आज सेकंड चैप्टर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है एक वर्ग के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है, सबसे इंपोर्टेंट वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद 3 दशक तक कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों के स्पष्ट कीजिए। कि कांग्रेस का 30 सालों तक लगभग एक दबाव रहा था और कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे को देखने को मिलता है, वर्चस्व देखने को मिलता है 30 दशक तक। तो उसके क्या कारण थे उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तुम्हारे को इसमें परिचय देना है। परिचय में क्या क्या लिखना है, जैसे कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी और किसने करी थी इसकी स्थापना, एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम। ओके, कब 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी A.O. ह्यूम के द्वारा। उस समय पर ये अंग्रेजी था और अमीर लोगों का एक समूह था, जिसमें कि अभिजात वर्ग के लोग, भारत के पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे, उन्हीं के द्वारा इस पार्टी के अंदर भूमिका निभाई जाती थी। और बाद में जाके इसका एक बड़ा आकार हो गया और आज के टाइम पर देखा जाए सबसे पुरानी पार्टी जो है, अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आज जो उसके अध्यक्ष है वो है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अभी जो लीड कर रहे हैं उसे राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 1885 देखने को मिलती है हमारे को। इसके वर्चस्व के क्या कारण थे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे देखने को मिलता है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। राष्ट्रीय आंदोलन हम किसे कहते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें अगर कहा जाए किसी एक राजनीतिक दल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो सिर्फ एक ही दल था, वो थी कांग्रेस पार्टी। ओके, तो इसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। पहले से ही सारे लोग जानते थे कि इसके लीडर्स कौन कौन है, कौन नेता है और किस तरीके से काम करेगी आगे जाके स्वतंत्रता के बाद। दूसरा जो पॉइंट देखने मिलता है हमारे को, देखने मिलता है इकलौती पार्टी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ही इकलौती पार्टी थी उस समय पर। कोई विपक्षी पार्टियां थी लेकिन वो ना के बराबर थी। उस समय पर देखा जाए तो इकलौती पार्टी का इसे होने का फायदा मिला और शुरू के तीनों चुनाव में 364, 371, 361 सीटें मिली इसे, 489 में से और 494 में से। ओके, कब 364, 371, 361। 1952 के चुनाव में 364, 1957 के चुनाव में 371 और 361 सीटें मिली लास्ट में 1962 के चुनाव में। तो इस तरीके से इसका प्रभुत्व हमारे को देखने मिलता है। तीसरा पॉइंट जो हमारे को देखने मिलता है वो है एक विचारधारात्मक गठबंधन। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर अनेक विचारधाराएं थी। सारी विचारधाराएं हमारे को इसके अंदर देखने मिलती है। शांतिवादी, क्रांतिकारी, रेडिकल, कंजर्वेटिव, गणमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, सभी विचारधाराओं का समावेश था कांग्रेस के अंदर, जिस वजह से हर विचारधारा को पचा लेने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद थी। उसके बाद में सामाजिक गठबंधन। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन भी थी। वो इस प्रकार थी क्योंकि इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के किसान और शहरी क्षेत्र के उद्योगपति भी शामिल थे। साथ ही साथ देखा जाए तो एक मालिक और एक मजदूर के, और देखा जाए तो इसके अलावा अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे, ऊंची जातियों के लोग शामिल थे, नीची जातियों के लोग शामिल थे, मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। लिंग, धर्म, जाति के बिना उसमें सभी को एक स्थान दिया गया था, सभी को एक समावेशन किया गया था कि सभी इस पार्टी में हिस्सेदारी कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है एक सामाजिक गठबंधन। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारे को जो देखने मिलता है वो देखने मिलता है करिश्माई नेताओं का होना। तो कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता हमारे को देखने मिलते हैं, जिसमें कि जो हमारे को देखने मिलते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ये कुछ करिश्माई नेता थे जिनके व्यवहार के कारण कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत मिलता था और उसका आगे जाके फायदा मिला उसे इस वजह से कि 3 दशक तक उसका प्रभुत्व देखने को मिला हमारे को। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट देखने मिलता है, छठा पॉइंट इस क्वेश्चन में, वो है भारतीय चुनाव प्रणाली। तो भारतीय जो चुनाव प्रणाली है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। बाकी देशों में जैसे कई जगह पे समानुपाती पद्धति प्रणाली अपनाई है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एक वोट भी अगर ज्यादा होता है किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को, एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है वो जीता माना जाता है। बल्कि दूसरी जो कैंडिडेट है विपक्ष, अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल सपोज करो एक पार्टी को 49 वोट मिले और दूसरे को मिले 48, तो 49 वाले जीत गया लेकिन 48 सारे खराब चले गए। तो हमारे यहाँ पे जो दूसरे विपक्ष होते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता, बाकी सारे वोट खराब चले जाते हैं। जीता हुआ चाहे एक वोट से क्यों ना जीता हो, वो जीत मानी जाती है उसकी और वही सीट
हासिल करेगा। तो इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला और इस वजह से 364 सीटें मिली उसे पहले आम चुनाव में, बाद में 371, 361 और बढ़त बनाते चले गए वो। उसके बाद में इसका निष्कर्ष लिख देना है आपको कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ों में मजबूती रखी थी और 1885 से लेकर अभी तक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है अपनी जड़ों से उभरकर सामने आ जाती है। 1977 में गिराने की कोशिश हुई थी लेकिन बाद में फिर दोबारा हुई थी और हो सकता है आने वाले समय में फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व ऐसे ही देखने को मिले। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे को देखने को मिलता है वो है कांग्रेस किस प्रकार एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन थी। ओके, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी आ जाता है कि सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन किस प्रकार थी। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया कांग्रेस पार्टी किस तरीके से स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापना की गई, ये सारी चीजें। उसके बाद में जो इसमें 2 पॉइंटों में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक है सामाजिक गठबंधन। सामाजिक गठबंधन किस प्रकार थी? शुरुआत में जब कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी उस समय पर ही अंग्रेजी था, अंग्रेज लोगों का और अमीर लोगों का ही इसमें प्रभुत्व था और जो भी शिक्षित लोग थे भारत के जो लॉयर्स वगैरह थे उन्हीं के द्वारा इसमें अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया था। लेकिन आज बाद में जाके कांग्रेस ने जब राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाना शुरू करी और 20वीं शताब्दी में प्रवेश किया तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी ने सभी को अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया, चाहे वो एक किसान हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे फिर एक कोई गुलाम हो, सभी को उसमें समाहित करने की कोशिश करी गई और राजनेताओं ने सभी का नेतृत्व किया। एक निचली जाति का भी, एक उचली जाति का भी, मध्य वर्ग का भी और हर लिंग का, चाहे स्त्रियों को भी शामिल किया गया और साथ साथ में ऐसा कहीं नहीं किया गया कि हाँ भाई एक ही जाति के लोग शामिल होंगे या अन्य लोग ही शामिल होंगे। इस तरीके से सामाजिक गठबंधन के रूप में हमारे को देखने को मिली। फिर विचारधारात्मक गठबंधन में आपको बता देना है कि कांग्रेस जो है सिर्फ कुछ विचारधाराओं का समूह नहीं थी बल्कि उसके अंदर अनेक विचारधाराएं हमारे को देखने को मिलती, जैसे गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, शांतिवादी, रेडिकल, कंजर्वेटिव, क्रांतिकारी, सभी विचारधाराएं इसके अंदर समाहित थी। तो ये आपको बताना है कांग्रेस सिर्फ एक विचारधारा का समूह नहीं थी बल्कि अनेक विचारधाराओं का समूह थी, इसलिए इसे एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एंड में आपको निष्कर्ष दे देना है, इसका कंक्लूजन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो इसमें इंपोर्टेंट देखने मिलता है वो हमारे को देखने मिलता है पार्टी से रिलेटेड कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल, उनकी क्या भूमिका रही है और किस तरीके से उनका उद्भव हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जनसंघ पार्टी का संपूर्ण वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है। तो इसमें तुम्हारे को सबसे पहले बताना है, इसका परिचय देना है। पहला पॉइंट 4 पॉइंट में डिवाइड हो गई, परिचय, विचारधारा, विस्तार, क्षेत्र, प्रमुख नेता। परिचय में क्या बताना है कि जनसंघ पार्टी की स्थापना सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। उस समय इसका चुनाव चिन्ह दिया और बाती था और इसकी जड़ें हमारे को हिंदू महासभा और आरएसएस में देखने को मिलती है और आज के टाइम पे इसी का बदला वो रूप बाद में जनता पार्टी बनी और आज जो है बीजेपी, इसकी जड़ें भी इसी के अंदर देखने को मिलती है। जनसंघ से ही निकली है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो इसमें आपको ये चीज बतानी है, चुनाव चिन्ह, स्थापना कब और किसने की, इसके अलावा इसकी जड़ें किसने देखने को मिलती है हमारे को, हिंदू महासभा और आरएसएस। उसके बाद बात आती है विचारधारा की कि जनसंघ पार्टी की विचारधारा क्या है। तो इसमें 5 पॉइंट है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जनसंघ जो पार्टी है वो राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है, एकता और अखंडता पर, जिसमें बोला गया है कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर जो भी एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक देश की बात करती है ये। ओके, पहला क्या है, अखंड भारत की बात करना। दूसरा एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की बात करना। तीसरा है परमाणु बनाने पर जोर देना। जब चीन ने 1964 में परमाणु बना लिया था तो जनसंघ पार्टी ने कहा था कि भारत को भी परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट जो हमारे देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यकों को रियायत देने के खिलाफ थी, जैसे मुसलमानों को अपने यहाँ रखा गया था तो इस पार्टी का कहना था कि अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और पांचवा पॉइंट जो देखने मिलता है हमारे को वो ये देखने मिलता है, ये हिंदी भाषा पे जोर देते हैं, ये कहते हैं कि हिंदी को आगे जाकर राष्ट्रभाषा भी बनाया जाना चाहिए। ओके, तो ये 5 पॉइंट है। पहला क्या है, अखंड भारत। दूसरा एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति। तीसरा हिंदी भाषा पर जोर देना। चौथा परमाणु बनाने पर जोर देना। पांचवा है जो एक रियायत देने के खिलाफ, अल्पसंख्यकों को रियायत देने के खिलाफ थी पार्टी। फिर उसके बाद में बात आता है विस्तार क्षेत्र, जो तीसरा पॉइंट है। विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताना है कि हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र थे, जो भी राज्य थे, वहां पर हमारे को जनसंघ पार्टी का प्रभुत्व देखने मिलता है, फैलाव देखने मिलता है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और ये हमारे जो बिहार वगैरह के जो राज्य देखने मिलते हैं जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां पर जनसंघ पार्टी का प्रभुत्व हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रमुख नेताओं की, तो इसमें 3 प्रमुख नेता थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक
और दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम लिखने हैं। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो पार्टी से रिलेटेड आए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का आ जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी इसी तरीके परिचय, पहले स्थापना वगैरह होता है, चुनाव चिन्ह क्या है उसका वो बताना है, फिर उसका विचारधारा क्या है उसकी, उसके बाद में विस्तार क्षेत्र क्या है, कहां कहां तक फैली हुई थी, उसके बाद में प्रमुख नेता कौन कौन थे, इसी तरीके से सारी पार्टियों का बताना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक बेशक मत करो और ना सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारे को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। आपके फायदे के लिए मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, इससे ज्यादा आपका बेनिफिट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा वीडियो को फैलाओगे स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी, तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बस। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।